प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने 3 प्रकार के वीडियो शुरू किए हैं, जिसमें कक्षा 9, कक्षा 10 का अलग से वीडियो जारी कर रहा हूँ तथा एक वीडियो जिसको मैंने 6 से 10 नाम दिया है। वो नाम इसलिए दिया है कि इसे सभी विद्यार्थी 6 से 10 वाले देखेंगे तो उनका जो गणित का बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आगे जाकर के उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें कक्षा 6, 7, 8 और 9 तथा 10 की जो सामूहिक जानकारियां हैं उनको एकत्रित करके मैंने गणित का बेस है वो बनाने का प्रयास किया है। तो अगर आप चाहे 9 कक्षा में पढ़ते हो चाहे 10 में पढ़ते हो तो 6 से 10 वाला वीडियो है वो सभी 6 से 10 तक के छात्र अवश्य देखें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा इस वर्ष कि मैं 6 से 10 तक के किसी भी छात्र का गणित का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर दूं, ताकि आने वाले समय में छात्रों के मन में जो गणित के प्रति डर है वो सदा के लिए समाप्त हो जाए। कोई भय नहीं रहे, वो गणित से दूर नहीं भागें। मैं गणित को एक बिल्कुल रुचिकर विषय बनाने का प्रयास इसमें कर रहा हूँ। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी छात्र भी मुझे सहयोग देंगे और मेरा साथ देंगे और वीडियो को बार बार आप देखें और उनमें अगर आपको कोई कमी लगती है या कहीं कोई मेरे से गलती हो जाती है पढ़ाने में तो मुझे अवश्य अवगत कराएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उनका सुधार कर सकूं। अब मैं यहाँ पर एक नया वीडियो जारी करने जा रहा हूँ जो बीजगणित से संबंधित है। इसका नाम मैंने बीज गणित इसलिए दिया है कि इसके अंदर मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। बीज गणित से संबंधित जो भी हैं इसमें, चाहे वो चर हो, अचर हो, इसमें व्यंजक हो, विभिन्न प्रकार की समीकरणें, गुणनखंड आदि आपकी सारी समस्याएं हैं वो इस में मैं दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। बीजगणित से संबंधित मैं कई भाग जारी करूंगा, तो मेरे सभी भाग है वो आप क्रमानुसार देखें। अगर कोई छात्र, जैसे मैंने भाग 2 जारी कर दिया है और नहीं देख पाया है तो पहले वो भाग 1 देखे। तो यहाँ पर मैं बीजगणित नाम दे करके कई भाग जारी करूंगा, जिसमें आपका जो बेसिक कंसेप्ट है गणित का वो सारा क्लियर हो जाएगा और उसमें आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ बीजगणित भाग 1 का मैं अध्ययन करवाने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार हमने अंकगणित व रेखागणित के बारे में जानकारी ली, अंकगणित में अंकों का ज्ञान था, रेखागणित में रेखाओं का ज्ञान था, इसी तरह से गणित की यह भी एक शाखा है जिसमें बीज या अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। जिस प्रकार हमने अंकगणित व रेखागणित का अध्ययन किया उसी तरह से यह भी गणित की एक शाखा है जिसमें हम अक्षरों का प्रयोग करके अध्ययन करेंगे, जिसे बीज गणित कहते हैं। इसमें जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बीज गणित, बीज या अक्षर का प्रयोग करके जिस गणित का अध्ययन करते हैं या जिस शाखा का अध्ययन करते हैं, यह भी एक गणित की शाखा है जिसे बीज गणित कहते हैं। तो अंकगणित, रेखागणित और बीजगणित की ये हमारी 3 मुख्य रूप से कक्षा 6 से 10 तक की शाखाएं हैं। इसमें हम बीजगणित का अध्ययन करेंगे। अक्षरों के प्रयोग से हम केवल एक विशेष संख्या की बात न करके किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इन अज्ञात राशियों को निर्धारित
कैसे किया जाता है, समस्याओं को हल करने के साधन विकसित कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये अक्सर संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन पर संख्याओं की तरह संक्रियाएं यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग भी की जा सकती है। इससे हम बीजीय व्यंजकों और उसके गुणों का अध्ययन भी करेंगे। तो बीजगणित के अंदर हम क्या करेंगे कि बीजों या अक्षरों का प्रयोग करके हम यहाँ पर एक विशेष संख्या की बात नहीं करेंगे, किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं उसमें, कि विशेष संख्या वो नहीं होनी चाहिए जिसमें हम अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो पहली मुख्य रूप से बात इसमें है अक्षरों का प्रयोग, जिसमें हम केवल एक विशेष संख्या की बात नहीं करेंगे, किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। सेकेंडली, दूसरी बात यह है कि जो अक्षर हैं वो अज्ञात राशियों के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे। इन अज्ञात राशियों को निर्धारित कैसे किया जाएगा, समस्याओं को हल करने के साधन विकसित किए जाएंगे कि समस्याएं क्या है, उनका हल कैसे करें। तो ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात इसमें मुख्य रूप से ये होगी कि अक्षर संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए इनमें भी हम क्या है, अंकगणित की तरह जो अंकगणित में हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग करते हैं, तो इनमें भी हम वो जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि संक्रियाएं इसमें हम हल करेंगे और बीजीय व्यंजकों का और उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से तीन बातें होगी। एक तो अक्षरों का प्रयोग, जिसमें कोई विशेष संख्या नहीं होगी, किसी भी संख्या की बात करेंगे। दूसरी बात, इसमें अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किया जाएगा अक्षरों को। और तीसरी बात कि जैसे हम अंकगणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग करते हैं, इसमें भी हम वो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और व्यंजक और उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के। घर पर हमारे माचिस की तीलियाँ होती है, उनसे हम ये इस प्रकार के प्रतिरूप बना सकते हैं। हमें घर पर बना करके भी देखते हैं। जैसे इसके अंदर ये एक माचिस की तीली ऐसे लगाई हुई है और एक यहाँ पर ऐसे लगा दी, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या बन गया ये? तो ये अंग्रेजी का एल बन गया है। तो इसमें कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ी है? दो तीलियों की, एक ये लगा दी और एक ये लगा दी। ये नंबर 1 में स्पष्ट दर्शाया गया है कि इसमें एल अंग्रेजी का अक्षर बन गया है, जिसमें केवल दो तीलियां लगी है। अब 2 नंबर चित्र पे आइए आप। इसके अंदर यहाँ पर एक ये एल है और एक ये एल है। यहाँ पर 2 एल बना दिए गए हैं, तो दोनों में कितनी तीलियां चाहिए? 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 2 एल दर्शाए गए हैं, तो यहाँ पर कितने तीलियों की आवश्यकता पड़ी? 4 तीलियों की। इसी प्रकार अगर हम तीसरा चित्र देखते हैं, तो इसमें अंग्रेजी के 3 एल, पहला एल ये है, दूसरा एल ये है और तीसरा एल ये है। तो यहाँ पर 3 एल है, तो 3 एल में कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ी? पहले वाले में 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, यानी कुल 2 और 2 4 और 2 6। तो यहाँ तीनों चित्रों में अगर हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट रूप से हमें क्लियर नज़र आता है कि पहले वाले चित्र में 2 तीलियों से एल बना है, एक एल है ये अंग्रेजी का, और दूसरे वाले चित्र में 4 तीलियों से हमने 2 एल बना दिए, ये पहला और ये दूसरा। और तीसरे चित्र में हमने 6 तीलियों की मदद से 3 एल बना दिए, ये पहला एल, ये दूसरा एल और ये तीसरा एल। तो यहाँ पर हम माचिस की तीलियों का उपयोग करके घर पर है वो अगर करके देखेंगे तो हमें बीजगणित की जो शाखा है उसका शुरुआती जो कदम है वो हमें अवश्य समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने समझने का पूरा प्रयास किया है कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये जो माचिस की तीलियों से बने प्रतिरूप है, इनको ध्यान से देखें किस प्रकार बने हुए हैं, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब हम इनके बारे में आगे अध्ययन करते हैं।
तो यहाँ पर हमने एल बनाने के लिए तीलियों का उपयोग करके 1L, 2L, 3L प्रतिरूप बनाए गए हैं। तो यहाँ ऊपर चित्र के अनुसार हमने जो अंग्रेजी का एल बनाया है उसमें माचिस की तीलियों का उपयोग किया है। तो पहले हमने 1L बनाया, फिर अगले वाले चित्र में 2L और फिर इसमें हमने 3L इस तरह से माचिस की तीलियों से बना दिए हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर क्या समझे, हमें क्या पता चला? क्या आपको कुछ यहाँ पे समझ में आया कि हमने यहाँ पर क्या किया? 1L बनाने के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता पड़ी, 2L बनाने के लिए 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ी और 3L बनाने के लिए 6 तीलियों की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार अगर हम 4L बनाएं, 5L बनाएं, 6L बनाएं तो हम घर पर अगर बना करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर L की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो उसमें तीलियों की संख्या का किस प्रकार से फर्क पड़ता है, किस प्रकार से वो तीलियां हैं वो बढ़ती है। तो यहाँ चित्र में देखने पर हमें स्पष्ट पता चलता है कि पहले L बनाने के लिए हमें 2 तीलियों की आवश्यकता पड़ी, तब हमें 1L प्राप्त हुआ। 2L बनाने के लिए हमें 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ी, तब हमें 2L मिले और 3L बनाने के लिए हमें 6 तीलियों की आवश्यकता पड़ी, तब हमें 3L हमने अंग्रेजी के यहाँ पर बना लिए। तो स्पष्ट तौर से हमें यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा कि 1L में 2 तीलियाँ चाहिए, 2L में 4 तीलियाँ चाहिए और 3L निर्माण करने के लिए हमें 6 तीलियों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो अब आपको यहाँ पर स्पष्ट आपने अनुभव किया कि आवश्यक तीलियों की संख्या L की संख्या की दोगुनी है। यानी हम 1L बनाएंगे तो हमें 2 तीलियाँ चाहिए, 2L बनाएंगे तो 4 तीलियाँ चाहिए, 3L बनाएंगे तो 6 तीलियाँ चाहिए। तो जो तीलियों की संख्या है, यहाँ पर विशेष ध्यान दें, तीलियों की संख्या L की संख्या की दोगुनी है। यानी तीलियाँ हमें दोगुनी चाहिए। जितने हमने L बनाने हैं या जितनी L की संख्या चाहिए तो हमें उससे दुगनी तीलियाँ हमारे पास है तो हम उतने L बना सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी? 2 गुणा L की संख्या। यहाँ पे ध्यान दें, आवश्यक तीलियाँ कितनी चाहिए? 2 गुणा L की संख्या। अगर मैं यहाँ पर L की संख्या के लिए अक्षर n लिख दें तो क्या होगा? 2L, 2 गुणा L, यानी 1L, L का मान 1 रखता हूं तो 2 तीलियां चाहिए, L का मान 2 रखता हूं तो 4 तीलियां चाहिए, 2 दूनी 4, L का मान 3 रखता हूं तो 3 दूनी 6 तीलियां चाहिए। अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूं L जो संख्या है उसके लिए अगर अक्षर n लिख दें तो क्या होगा? 1L के लिए n बराबर 1। अगर L को मैं n मान लेता हूं, यहाँ पे ध्यान दें, L की जगह n लिख लूं तो 1L बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? n बराबर 1। तो 2 एकम 2, 1L के लिए 2 तीलियां। इसी तरह से अगर 2L के लिए n बराबर 2 तो 2 दूनी 4। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, L की जगह n माना है। बीज गणित का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए L की जगह n। तो यहाँ पे n का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4, यानी 2L बनाने के लिए हमें 4 तीलियां चाहिए अगर n का मान 2 रखता हूँ। तथा 3L के लिए n बराबर 3, इसी प्रकार 4L के लिए n बराबर 4, 5L के लिए n बराबर 5, 20L के लिए n बराबर 20। इस प्रकार n कोई भी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एंड सो ऑन और इस तरह से हो सकती है। तो अब हम लिख सकते हैं कि आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी चाहिए? 2 गुणा n। यानी हमने 1L बनाना है तो n का मान 1 रख दो, 2 एकम 2। 2L बनाने हैं तो n का मान 2 रख दो, 2 दूनी 4, यानी 4 तीलियों से 2n बनेंगे। 3L बनाने हैं तो n का मान 3 रख दो, तो 2 गुणा 3, 2 तिये 6।
6 के आधे 3, 3L बन जाएंगे। तो यहाँ हमने ऊपर अध्ययन किया था तीलियों से, आप घर पर भी प्रैक्टिस करके देखें कि 1L का निर्माण करेंगे तो 2 तीलियाँ चाहिए, 2L का निर्माण करेंगे तो 4 तीलियाँ चाहिए, 3N का निर्माण करेंगे तो 6 तीलियाँ चाहिए। यानी हमने वहाँ पर क्या पाया था कि तीलियों की संख्या L की संख्या से दुगनी है, यानी तीलियाँ दुगनी होगी उतने ही आधे L बनेंगे। अगर 1L बनाना है तो 2 तीलियाँ चाहिए, 2L बनानी है तो 4 तीलियाँ चाहिए। अगर हमारे पास 6 तीलियाँ होगी तो उसके आधे 3L हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ हमने एक सूत्र का निर्माण कर लिया कि जो आवश्यक तीलियाँ हैं वो कितनी चाहिए, 2 गुणा N। तो यहाँ हम 2 गुणा N के स्थान पर 2N लिखते हैं। ध्यान देवें कि 2N वही है जो 2 गुणा N है। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि 2N का मतलब 2 और N के बीच में कोई निशान नहीं लगा हुआ है, तो ये किसका निशान मानेंगे, हम गुणा का निशान मानेंगे। इन दोनों के बीच में गुणा का निशान आता है, तो 2 गुणा N का मतलब 2N होगा और 2N का मतलब 2 गुणा N होगा। इन दोनों में 2 गुणा N और 2N में कोई फर्क नहीं है, पर हम हर बार है वो 2 गुणा N नहीं लिखते, सिर्फ 2N ही लिखते हैं। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब क्या है कि ये जो 2N है ये एक नियम बन गया है कि कितनी भी संख्या में L बनाने के लिए हम आवश्यक तीलियों की संख्या बता सकते हैं। अब हमारा जो ये 2N है ये एक फार्मूला बन गया, हमारा नियम बन गया कि अगर हमने कितनी भी संख्या में L बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, आवश्यक तीलियों की संख्या हम बता देंगे। जैसे N का मान मैं 1 रखता हूं, अगर N बराबर 1 रखता हूं तो आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुणा 1 यानी 2। तो 2 तीलियों से कितने L बनेंगे, 1L बनेंगे। अगर N का मान मैं 2 रखता हूं, उसके लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमें 4 तीलियों की आवश्यकता होगी, तो हमें 2L प्राप्त हो जाएंगे। और अगर मैं N का मान 3 रखता हूँ तो उसके लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुणा 3, 2 तिये 6, यानी हमें यहाँ पर 3L प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से यह नियम बहुत प्रभावशाली है। इससे हम जितने भी L बनाना चाहते हैं उसमें आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो हमारा 2N या 2N नियम हमें मिला, ये यहाँ बहुत प्रभाव रखता है। इसका बहुत प्रभाव है कि हम जितने भी L बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम आवश्यक तीलियों की संख्या पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने N का मान 20 रख दिया, तो 2 गुणा 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा 20 तो 20 दूने 40। तो N का मान कितना रखा हमने, 20, तो 20 दूनी 40 तीलियाँ, 40 तीलियों से हमें 20L प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 2N या 2N हमारा एक नियम बन गया, जिसकी सहायता से हम कितने भी L बनाना चाहते हैं तो उसमें तीलियों की संख्या ज्ञात हम 2N की सहायता से, 2N की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि ये जो N है ये क्या है, या बीजगणित में एक शब्द आता है चर। ये चर वास्तव में है क्या, तो यहाँ पर एक चर की अवधारणा हम स्पष्ट करेंगे कि चर वास्तव में है क्या। तो चर की अवधारणा, चर क्या है, तो अभी हमने एक नियम ज्ञात किया कि आवश्यक तीलियों की संख्या 2N। 2N हमने एक नियम बनाया कि तीलियां कितनी चाहिए, L बनाने के लिए कितने तीलियों की आवश्यकता होगी, उसका एक फार्मूला सूत्र बन गया 2N। जैसे हमने 3L बनाने हैं तो 2 गुणा 3, 2 तिये 6, 6 तीलियों से 3L बनेंगे। तो यहाँ पर जो N है वो L के प्रतिरूपों की संख्या है
और n का मान 1 2 3 4 5 हम कुछ भी रख करके और अलग अलग प्रतिरूप है वो l के निकाल सकते हैं। भी कितने प्रतिरूप बनेंगे, n का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो कि एक ये प्राकृत संख्या है। n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना चाहे हम रख करके इसके अंदर 2n के अंदर n का मान 1 2 3 4 5 जो भी रखना चाहें रख करके हम l के प्रतिरूपों की संख्या ज्ञात यहाँ पर कर सकते हैं। जब n का मान बदलता है तो तीलियों की संख्या भी बदलती है। यहाँ पर हमें ये स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए कि ज्यों ज्यों n का मान बदलेगा, जैसे 2 एकम 2, n का मान 1 रखा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 दूनी 6, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10। तो n का मान अगर बदलेगा तो तीलियों की संख्या भी बदलेगी। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है। अब जब हमने 2n एक सूत्र निर्धारण कर लिया, 2n सूत्र का निर्माण कर लिया 2n, तो जो n है यहाँ पर वो एक चर है जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। n चर का एक उदाहरण है। इसका मान स्थिर नहीं है, यानी फिक्स्ड नहीं है। यह है कोई भी मान 1 2 3 4 5 डैश 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 हो सकता है। यहाँ हमने आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए चर n का प्रयोग करके नियम लिखा है। जो 2n हमने नियम लिखा है 2n, ये हमने सूत्र निर्धारण किया 2n। तो ये यहाँ पर जो n है हमारा, ये क्या है, वेरिएबल है, यानी ये चर है। n को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, चर कहेंगे। n क्या है, एक चर है, वेरिएबल है। इस n का मान यहाँ पर स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों नहीं है कि n का मान 1 रखूंगा तो 1 दूनी दूनी, 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6, 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8। इसका मान अगर बदल बदल के हम रखेंगे तो तीलियों की संख्या है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। n का प्रयोग करके अलग अलग n की जो मान है रख करके n में हम तीलियों की संख्या यहाँ पर हमने ज्ञात की है। तो ये हमने n का प्रयोग करके ही इसमें एक हमने 2n नियम बनाया है, जिसमें n क्या है, एक चर है, वेरिएबल है, यानी चर का मान हमेशा बदलेगा। फिर पुनः यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि शब्द चर का अर्थ है वह वस्तु जो विचरण करती है, अर्थात बदलती है, यानी वो अपनी जगह स्थिर नहीं रहती, जो जगह बदलती रहती है, विचरण करती है। इसका अपने ये भी उदाहरण दे सकते हैं घर पर है कि जैसे हमारे खेतों में हिरण है, नीलगाय है, या जो भी आवारा पशु है वो क्या है, जगह जगह विचरण करते हैं, यानी अपनी जगह बदलते रहते हैं और वो एक जगह स्थिर नहीं है। उनकी जहाँ मनमर्जी होती है वहीं पर भी वो चरने चले जाते हैं, घूम घूम करके वो चरते हैं। तो यहाँ पर हम चर शब्द का अर्थ है वो चरने वाले पशुओं से, जो आवारा है, घूम घूम करके खेतों में अपनी मनचाही फसल खाते हैं, उससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। विचरण करना यानी जगह जगह घूमना, एक जगह बंधे हुए नहीं रहना। क्योंकि हमें जो घर पे हमारा जो पशु होता है, खूंटे बंधा हुआ पशु होता है, वो एक अलग बात है। और जो आवारा पशु होता है जैसे नीलगाय है, हिरण है, वो क्या है, खेतों में घूम घूम करके विचरण करके जगह जगह चरते हैं, अपनी मनचाही फसल खाते हैं। और जो खूंटे बंधा हुआ पशु है वो तो बेचारा जिसको हम उसके सामने परोसेंगे या डालेंगे वही खाएगा। तो चर हो गया जगह जगह चरने वाला। इसी तरह से n यहाँ चर क्यों था, क्योंकि n का मान जब भी हम 1 2 3 4 5 रखते हैं तो इस 2n का मान है वो बदल जाता है, तभी n को यहाँ पर चर कहा गया। तो चर का मान स्थिर नहीं है, यह विभिन्न मान ले सकता है। जो ही हम n का मान अलग अलग रखेंगे
तो यह विभिन्न प्रकार के मान ग्रहण कर लेगा या ले लेगा। तभी तो इसको यहाँ पे n को चर कहा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया है होगा कि चर क्या है। यानी चर का मान स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, चर का मान बदलेगा। वेरिएबल, अंग्रेजी में भी आप इसे याद कर सकते हैं, वेरिएबल जो बदलने वाला हो, फिक्स ना हो, वह चर कहलाता है, यानी जो विचरण करे। तो अब आपको यहां पर चर शब्द का अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि यहां हमने n ही क्यों लिया, और कोई अन्य शब्द क्यों नहीं लिया। तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि n का प्रयोग यहां पर आपको समझाने के लिए किया गया है। इसके ऊपर विशेष ध्यान दें आप बीजगणित के अंदर कि एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर M, L, P, X, Y, Z, W, V या कोई भी जो अंग्रेजी का अक्षर है वो प्रयोग में किया जा सकता है। हम हिंदी के अक्षर भी क, ख, ग भी ले सकते हैं। इसको दो क भी कह सकते हैं, परंतु दो n लिखने पे या दो x लिखने पे या दो y लिखने पे आसानी रहती है, और इसमें ज़्यादातर अंग्रेजी के शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ कोई रटने वाली बात नहीं है कि हम n ही रटे। तो हमने जो 2n सूत्र इस्तेमाल किया, 2n हमने जो फार्मूला निकाला, वहाँ पर हम n की जगह 2m भी ले सकते हैं, 2l भी ले सकते हैं, 2p भी ले सकते हैं, 2x, 2y, 2z, 2w, 2v, 2u, 2k या 2q या 2x, कोई भी है वो अक्षर है वो अंग्रेजी का लिया जा सकता है। याद रखिए, एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता। जैसे उदाहरणार्थ संख्या 5 या संख्या 100 या कोई अन्य संख्या दी हुई हो, वह चर नहीं है। जैसे 5 है, 100 है, 20 है, 10 है, 50 है, 1000 है, 33 है, 37 है। देखो भाई, 5 को और क्या कह सकते हैं, 5 अपने आप में 5 ही है, 5 एक फिक्स संख्या है, 5 को अन्य कुछ नहीं कहा जा सकता। 100 है तो वो 100 अपने आप में फिक्स्ड है। और चर क्या है, चर का मान स्थिर नहीं है। चर किसके साथ चलेगा, चर का मान अगर हम अलग अलग रखते जाएंगे, एक रखेंगे तो उसका अलग हो जाएगा, 2 रखेंगे तो उसका अलग हो जाएगा, 3 रखेंगे तो उसका अलग हो जाएगा। जैसे हमने 2n वाले उदाहरण में समझा कि 2n 2 गुणा 1 तो 2 हो गया, 2n n का मान 2 रखें तो 2 दूनी 4 हो गया, n का मान 3 रखें तो 2 तिये 6 हो गया। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि ये चर है, इसका मान स्थिर नहीं है, और संख्या 5 है, 100 है या अन्य प्रकार की कोई भी संख्या है उसका मान स्थिर है। 5 को 5 ही कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते, यानी इनके मान स्थिर है, निश्चित है। 5, 100 आदि का मान क्या है, स्थिर है, निश्चित है। जैसे त्रिभुज के कोणों की संख्या का मान स्थिर है, जो कि 3 है। हमें पता है कि त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, 3 होते हैं। भुजाएं कितनी होती है, 3 होती है। शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये अपने आप में एक फिक्स है, स्थिर है। तो यह एक चर नहीं है। ये जो 3 है या 5 है या 100 है, तो यह क्या है, एक चर नहीं है। तो यह क्या है, यह अचर है। इसका भी आगे हम गहराई से अध्ययन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे चर क्या हुआ, तो चर हो गई x, y, z, p, m, v, ये तो क्या हो गई चर। और अचर क्या हो गई, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, ये सारी हमारी क्या होगी, अचर पद कह दो या अचर, इनको राशियां भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चर और अचर में अब अंतर समझ में आ गया होगा। और इन्हीं चर और अचर से मिल करके बीजगणित का निर्माण होता है। यानी बीजगणित में बीजों का भी प्रयोग होता है और अंकों का भी प्रयोग होता है। यानी बीज प्लस गणित,
ये क्या बन गया? बीज गणित। इसमें अंकों का भी प्रयोग होता है और अक्षरों का भी प्रयोग होता है। अक्षरों और अंकों का प्रयोग करके हम बीजगणित की शाखा का आगे भी अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक, बाकी आप भाग 2 में आगे पढ़ेंगे बीजगणित के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।